Hello students, welcome back to ABC of Sociology class. Today we are going to discuss about classification of urban centers. Let's start the lecture. Introduction. From earliest times, urban researches have included the description of urban functions and have also carried the implication that urban centers fall into classes or groups by virtue of the functions they perform. अब स्टार्टिंग से ही जो है जब भी अर्बन रिसर्चेज हुई है तो क्या हुआ है, जो भी अर्बन एरिया के फंक्शंस है जिसकी वजह से वो नोन है, उस वजह से जो है अर्बन सेंटर्स को कुछ क्लासेस में जो है वो डिवाइड कर दिया गया हुआ है. जो भी उनके फंक्शंस है, जो भी वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. द सिंपल डेजिग्नेशन ऑफ द मार्केट टाउन और सी पोर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन. With the increasing diversity of towns' function that followed the industrial development of the 18th and 19th centuries, such description of classifications have become more frequent and more elaborate. जो कि वर्क हुआ है, जो कि क्लासिफिकेशन हुई है 18th and 19th सेंचुरी में अर्बन सेंटर्स की, वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट है और वो बहुत ज़्यादा इलाबोरेटेड है या वो ज़्यादा यूज़ की जाती है. पर हम लोग यहाँ पे रिसेंट वन की बात करेंगे, किस तरह से डिवाइडेड है अर्बन सेंटर्स. The earliest descriptive classification of urban centers was first introduced by M. Orozio in his work या paper The Distribution of Population. जो अर्लीस्ट सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन अर्बन सेंटर है वो किसने दी थी? एम ओरोसियो ने. किसमें? अपने पेपर में उन्होंने बात की थी. पेपर का नाम था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ए कंस्ट्रक्ट प्रॉब्लम इन 1921. His scheme of classification recognized 6 classes of active towns. अब जो है अर्बन सेंटर्स को कैसे डिवाइड किया गया? अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज़, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस. फर्स्ट वन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, culture, production, communication and recreation. Okay, now coming to the classification of urban centers. Classification of urban centers according to functional point of view, making it easy कि urban centers जो है वो उनको कैसे डिवाइड किया गया या अर्बन एरिया को सेंटर्स में कैसे डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस की उन एरियाज़ का या उन सेंटर्स का या जो भी कोई स्टेट है उनका क्या क्या फंक्शन है और वो किसके लिए वो जाने जाते हैं, उसके बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया. ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉड कॉमन फीचर ऑफ द अर्बन एरियाज वी कैन क्लासीफाई देम एज. कैसे डिवाइड किया गया है? प्रोडक्शन सेंटर्स, सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कैपिटल्स, हेल्थ एंड रिक्रिएशन सेंटर्स, कल्चरल सेंटर्स एंड डाइवर्सिफाइड सेंटर्स. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोडक्शन सेंटर्स. अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि प्रोडक्शन सेंटर्स में हम किसके बारे में बात करेंगे? गुड्स की बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं. मोर ऑफ लाइक कि हम इंडस्ट्रीज़ की और फैक्ट्रीज़ की बात करेंगे. जनरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर इंडस्ट्रियल टाउन्स. द मेन रीज़न फॉर इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इन मॉडर्न टाउन्स इज़ द इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब हम अगर बात करें सिटीज़ की, जो सबसे ज़्यादा जिसको मान्यता दी जाती है वो क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल टाउन्स. और जो मेन रीज़न है अर्बनाइजेशन का मॉडर्न टाइम्स में वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है. कॉन्सिक्वेंट अपॉन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द अर्बन पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज्ड कंसिडरेबली. और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो है अर्बन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई है. इन इंडिया द मेजॉरिटी ऑफ सिटीज़ हैविंग पॉपुलेशन 1 लाख और मोर आर इंडस्ट्रियल टाउन्स. अगर हम इंडिया की बात करें, वो सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है उनको हम लोग इंडस्ट्रियल टाउन्स बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ पॉपुलेशन द प्रोडक्शन सेंटर्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज. अब पॉपुलेशन के बेसिस पे हम प्रोडक्शन सेंटर को कैसे बता सकते हैं? उनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी प्रोडक्शन सेंटर्स और एक सेकेंडरी प्रोडक्शन सेंटर्स. फर्स्ट हम लोग प्राइमरी प्रोडक्शन सेंटर्स की बात करेंगे. द प्राइमरी प्रोडक्शन सेंटर्स आर दोज प्लेसेस वेयर एनी मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ आर प्रोड्यूस्ड. प्राइमरी प्रोडक्शन सेंटर्स वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे जो मटेरियल है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए कोई भी इंडस्ट्री है उसका मटेरियल जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, उसको हम प्राइमरी प्रोडक्शन सेंटर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल माइनिंग सेंटर्स वेयर ऑयल, कोल, आयरन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस, वो प्राइमरी प्रोडक्शन सेंटर्स है. आगे हम एग्जांपल्स भी देखेंगे इनकी. द
पॉपुलेशन ऑफ सच प्लेसेस यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, और ऐसा इन एरियाज़ का क्या होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ वही लोग रहते हैं जो इन सेंटर्स में काम करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। By elaborate transport, these centers are connected with places at which raw materials are further refined, और through transportation जो है ये सेंटर जो है किनके साथ कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पे रॉ मटेरियल को रिफाइन किया जाता है। Among such towns in India are Nellore, Ranchi, Guwahati, Mysore, Kolar, Dehradun, Bareilly, etc. In Bareilly, the wood obtained from the forest is sawed and packed onto secondary production centers. अब बरेली में क्या होता है, वुड जो है फॉरेस्ट से लाई जाती है, उसको सॉ किया जाता है, पैक किया जाता है, और कहाँ सेंड किया जाता है, सेकेंडरी प्रोडक्शन सेंटर। मतलब जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, बरेली में, तो वो प्राइमरी प्रोडक्शन सेंटर हुआ। Bareilly is also known for its bamboo production. In Guwahati we have oil wells, in Ranchi we have coal mines, and in Kolar there are gold mines. तो ये सारे एरिया जो हैं ये प्राइमरी प्रोडक्शन सेंटर्स हुए। Now secondary production centers, most of the centers of production are included in this category. In secondary production centers, the raw materials obtained from secondary production centers are used for manufacture of a variety of goods. अब होता क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्शन सेंटर्स में जो है जो रॉ मटेरियल ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द प्राइमरी प्रोडक्शन, इस लाइन को करेक्ट कर दीजिएगा, कहीं ना कहीं इसमें डबलिंग होगी है लाइन की। तो सेकेंडरी प्रोडक्शन सेंटर में वो रॉ मटेरियल आता है जो हम प्राइमरी प्रोडक्शन सेंटर से जो मिलता है। फिर सेकेंडरी प्रोडक्शन सेंटर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स होती है। एट सच प्लेसेस पॉपुलेशन इज़ लार्ज एंड कीप्स ग्रोइंग। अब इन प्लेस सेंटर्स का क्या है, यहाँ की पॉपुलेशन लार्ज होती है और दे कीप्स ऑन ग्रोइंग। As the primary centers of production produce one or two items, the secondary production centers usually produce scores of items but are famous for one or two items. प्राइमरी सेंटर में क्या होता है, एक या दो आइटम्स ही बनती है, बट सेकेंडरी में बहुत ज़्यादा आइटम्स बनती है। बट जो सेकेंडरी है वो फेमस किसके लिए होते हैं, सिर्फ एक या दो चीज़ों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, Firozabad is famous for its glass bangles, Kanpur for leather goods, Muradabad for brass work, Gwalior for earthenwares, Aligarh for locks and scissors, Jamshedpur for steel and iron, Kanpur for knives and scissors, Bareilly for furniture, Banaras for saris and brocade work, Bangalore for silk saris. So ये कौन से सेंटर्स हैं, सेकेंडरी प्रोडक्शन सेंटर्स। नेक्स्ट जो है सेंटर्स फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। अब आपको नाम से पता चल गया होगा जहाँ से ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, जो भी मटेरियल है या गुड्स की उसकी ट्रेडिंग, उसको हम लोग सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बोलेंगे। अब इनमें कौन से एरिया में आते हैं, जनरली द सिटीज़ आर प्रोडक्शन सेंटर्स एंड सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, बट इन सम सिटीज़ द ट्रेड एंड कॉमर्स इज़ द डोमिनेंट फीचर्स एंड प्रोडक्शन इज सेकेंडरी। अब कई बार क्या होता है, कुछ सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रोडक्शन सेंटर भी हमें देखने को मिलते हैं और ट्रेड एंड कॉमर्स भी, मतलब उस एरिया में हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, बट डोमिनेंट कौन सा फीचर होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स का। फॉर एग्जांपल अगर मुंबई की बात करें, मुंबई इज़ मेजर प्रोडक्शन सेंटर, इट इज़ अ फार बिगर सेंटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। मुंबई जो है प्रोडक्शन सेंटर भी है और साथ ही साथ बिगर सेंटर है फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स जस्ट बिकॉज ऑफ द सी। अब वो हम आगे समझेंगे कैसे। देयरफॉर मुंबई मस्ट बी रिगार्डेड primarily to be a center of trade and commerce. Generally the cities situated on the sea coast and those which are ports are centers of trade and commerce. Naturally, through these ports large quantity of goods are sent to and received from foreign land. sea के थ्रू क्या होता है कि हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड जो है वो सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज़। More than 95% of the trade and commerce transacted with foreign land is made through sea. The major Indian ports are Porbandar, Surat, Mumbai, Mangalore, Cochin, Pondicherry, Chennai, Visakhapatnam and Kolkata. With the exception of Kolkata, Chennai and Mumbai, all other ports are known exclusively for trade and commerce. So ये कुछ examples है trade and commerce center की। Though Chennai is primarily a center of trade and commerce, but it is also the capital of Tamil Nadu. अब अगर हम लोग आगे हमने कैपिटल भी पढ़ना है कि कैपिटल जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट जो है फीचर है जब हम अर्बन की बात करते हैं। तो चेन्नई जो है वो एक तो ट्रेड एंड कॉमर्स तो है ही है प्राइमरी,
बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो कैपिटल भी है तमिलनाडु की. मुंबई एंड कोलकाता हाउएवर सो डाइवर्स एंड वास्ट दैट वर्चुअली फिट इन एवरी कैटेगरी मैंशनड अर्लियर. अब मुंबई और कोलकाता इतना डाइवर्स है या इतना वास्ट है कि वो हर एक कैटेगरी में आ जाता है, चाहे हम प्रोडक्शन की बात करें या हम लोग कल्चर वे से बात करें या डाइवर्सिफाइड. हाँ, इन शॉर्ट हम इसको डाइवर्सिफाइड बोल सकते हैं. वो एक डाइवर्सिफाइड सेंटर है. While it is true that ports are usually the centers of trade and commerce, it is by no means the case that these are the only such centers. Indeed, there are many inland towns which satisfy the condition of being centers of trade and commerce. No doubt ports जो है वो सेंटर है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, बट बहुत सारा जो टाउन्स भी हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है सेंटर है किसके लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए. जिसमें एग्जांपल है मेरठ इज़ अ बिग मंडी फॉर गुड, सो इज़ मुजफ्फरनगर. देहरादून इज़ अ मंडी ऑफ राइस. इन मंडी goods from far and wide are collected and there from distributed to retailers. अब मंडी से क्या होता है, गुड्स जो है वो दूर एरिया से आते हैं, फिर उनको आगे रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, चेन्नई आर बिग मंडीज वेयर गुड्स फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस आर कलेक्टेड. ओके, नेक्स्ट इज़ द कैपिटल्स. ऑल सिटीज़ जो है हर किसी जगह की अपनी कैपिटल होती है, सो उसी का ही हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है. All cities world over which happen to be the capital of states have grown into bigness and shot into prominence. Their importance and eminence is not due to their industry or mandi but due to their being the capitals. अब कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो कि ना इंडस्ट्री की वजह से फेमस होते हैं ना प्रोडक्शन की वजह से फेमस होते हैं, वो फेमस होते हैं जस्ट बीइंग द कैपिटल्स. जैसे हम दिल्ली की बात करें, Indeed, once a place is made the capital, business and industry are but sequel to the main fact of its being capital. Prior to Industrial Revolution, capital cities generally were the most eminent cities of the world. अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की बात करें तो कैपिटल जो थे वो बहुत ज़्यादा इमिनेंट थे इस कॉन्सेप्ट से पहले, जब भी हम लोग जो है अर्बन सेंटर्स की बात करते हैं. द एग्जाम्पल्स ऑफ रोम, पेरिस, लंडन एंड मॉस्को imply bear this out. However, as mentioned before, on account of official policy and patronage, the capitals tend to become centers of trade, commerce and production. London, New York, Delhi, Moscow, Berlin and Peking can be cited as examples. However, the chief importance of capital is political rather than industrial or commercial. इसका मतलब ये है कि जो पहले जैसे हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस किसको मिली, उन सेंटर्स को जहाँ पे प्रोडक्शन है या इंडस्ट्रीज़ है. बट जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था उससे पहले कैपिटल्स को जो है प्रेफरेंस दी जाती थी. उनमें जो है ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, सो यू कैन राइट. ओके, इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, कानपुर इज़ द फॉरमोस्ट टाउन ऑफ यूपी, बट द सिटी ऑफ प्राइड इन यूपी इज़ लखनऊ एंड नॉट कानपुर. This is because Lucknow is the capital of UP. Some cities' importance lies only in the fact of their being capitals, as already discussed. For example, Shillong, Bhubaneswar, Chandigarh, Jaipur, Hyderabad, Patna are few such examples. Mumbai, Kolkata, Chennai, Ahmedabad and Srinagar are capitals respectively of Maharashtra, Bengal, Tamil Nadu, Karnataka, Gujarat and Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir की तो पता है आप लोगों को कि विंटर कैपिटल एंड समर कैपिटल का कॉन्सेप्ट है. So, but the importance of these cities lies not merely in the fact of their being capitals, but in other facts. Srinagar, for example, is a summer resort and health center. वही अगेन वही बात आ जाती है कि कैपिटल्स के होने के साथ साथ इनके कुछ अदर फीचर्स भी हैं जिसकी वजह से ये प्रेवलेंट है. अहमदाबाद इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी. बैंगलोर इज़ फेमस फॉर इट्स एरोनॉटिक इंडस्ट्री. मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई आर सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. अगेन जो है डाइवर्सिफाइड सिटीज़ हैं या डाइवर्सिफाइड सेंटर्स हैं. नेक्स्ट हो गया हेल्थ एंड रिक्रिएशन सेंटर्स. ऐसे डिवाइड किया गया. अब आपको इसमें से भी समझ आ गया होगी कि हेल्थ एंड रिक्रिएशन सेंटर का मतलब क्या है. अभी के टाइम में जैसे समर है, टाइम चल रहा, तो लोग शिमला हिमाचल की ओर ज़्यादा प्रोसीड कर रहे हैं, या वो एरिया जहाँ पे थोड़ा सा जो वेदर है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू दोज एरिया जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है. So, many towns have very healthy climate owing to their peculiar geographic location and climatic conditions. Generally, the towns situated on the sea coast have temperate climate throughout the year, and therefore people go there to escape the extreme heat of summer and extreme cold of winter. Similarly, hill towns are cool in summer, and their climate and water are beneficial to health. Therefore, people from plains flock in great number to such
towns in summer and also go there to watch snowfall in winter. मतलब इसका यही है कि लोग सी रिक्रिएशन टाइम आप बोलो कि फॉर एग्जांपल जस्ट आप अपने डेली रूटीन से हट के कुछ टाइम जो है हॉलीडेज़ के लिए निकाल रहे हो, सो यू प्रेफर टू गो टू रिजॉर्ट एंड ऑल. अगर विंटर का टाइम है तो पीपल प्रेफर टू गो टू दोज एरिया जहाँ पे स्नोफॉल हो रही है. अगर हम समर की बात करें तो वैसे एरिया में जाना प्रेफर करते हैं जहाँ पे जो वेदर है वो बेरेबल हो, ज़्यादा गर्मी भी ना हो और ज़्यादा सर्दी भी ना हो. सो वो ऐसे एरिया में जाना प्रेफर करते हैं, या उन एरियाज़ में जाना प्रेफर करते हैं जहाँ पे कुछ डिफरेंट जो है लोकेशंस हो, सीनरीज हो इस तरह की, या अम्यूज़मेंट सेंटर्स हो, क्लब्स हो, एनीथिंग लाइक दैट. In order to attract more tourists to such places, municipal and state authorities do everything possible to beautify such places and make available all amenities. Many cultural shows are arranged, many health clubs are open. Similarly, a number of amusement centers, as already discussed, dance clubs are open and beauty shows are arranged. In almost every state of India, there are one or more important hill resorts. In British days, these towns were made the summer capitals of government. आई होप आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटिशर्स के दौरान पे जो शिमला था, इट यूज़ टू बी द समर कैपिटल ऑफ इंडिया as well as Punjab. Now this practice has been discontinued, but much official works, particularly conferences during summer days, are arranged in these hill lawns. The important summer resorts in India are in Uttar Pradesh, for example Almora, Bhowali, Lansdowne, Mussoorie, नैनीताल एंड रानीखेत. दीज आर सम समर रिजॉर्ट जहाँ पे लोग हॉलीडेज़ के लिए या फिर हेल्थ के रिगार्डिंग या फिर जो है रिक्रिएशन के रिगार्डिंग जो प्रेफर करते हैं जाना. इन कर्नाटका, उसके बाद बैंगलोर, इन कर्नाटका बैंगलोर में. असम की बात करें चिरापुंजी एंड शिलोंग. तमिलनाडु की बात करें तो कन्नौर. हिमाचल की बात करें डलहौजी, कुल्लू एंड शिमला. बंगाल की बात करें तो दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग. महाराष्ट्र की बात करें तो महाबलेश्वर. राजस्थान की बात करें तो माउंट आबू जो है एज ए हेल्थ रिजॉर्ट भी बहुत सारे लोग जो है हेल्थ के रिगार्डिंग भी वहाँ पे जाते हैं. मध्य प्रदेश की बात करें पंचमढ़ी, और बिहार की बात करें तो रांची. एट दीज प्लेसेस फ्यू पीपल लिव परमानेंटली बट मोस्ट कम इन सीजन. The livelihood of permanent resident of these places depends upon tourist traffic. At these places, diverse type of entertainment is available. There are big hotels where wine flows freely and cabarets and western dances are staged for the entertainment of the audience. Most of the tourists coming here hail from the rich affluent class and they spend lavishly. These places get their distinctive color and personality as a result of the kind of tourists reaching these places. Some hill resorts are patronized by government and official, whereas others are patronized by rich industrialists. There are some where middle class tourists also go. Thus, the personality of a hill resort is determined by the kind of tourist. जैसे आप जम्मू की बात करें तो most people prefer to go to पत्नी टॉप हो गया या सनासर हो गया, such kind of places you can say. सम हेल्थ रिजॉर्ट्स है सेनेटोरिया एंड हेल्थ क्लिनिक. जो ये एरियाज़ है यहाँ पे मैंने पहले बोला, जैसे माउंट आबू बताया मैंने, वहाँ पे हेल्थ रिजॉर्ट भी है जो लोग जहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं. एंड दीज आर विजिटेड मोस्टली बाय द सिक. एंड इन भोवाली देर इज़ सेनेटोरियम फॉर ट्यूबरक्लोसिस एंड रांची हैज़ अ हॉस्पिटल फॉर द मेंटली सिक. सेनेटोरियम जो कि वो प्लेस है जहाँ पे जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से जो है बीमार हैं वो लोग वहाँ पे आके रहते हैं. Okay, next हो गया cultural centers in India where religious sentiment dominates. Many towns have become famous and developed into big cities on account of their religious value and importance. जहाँ जिन places की, जिन areas की मतलब religious value है, आगे आपको नाम से पता ही चल जाएगा. उन areas को हम लोग जो है cultural centers में रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा prominency है उन area की. All the towns situated on river banks have an aura of holiness attached to them. Besides, India is a multi-religious country and each religion has one or two places regarded holy by the followers of each religion. For example, Amritsar has a place of pilgrimage known as Golden Temple. Ajmer is a place of pilgrimage for the Muslims. Ayodhya, Haridwar, Rameshwaram, Prayag, Puri, Mathura, etc. are holy cities of Hindus. Bodh Gaya, holy place of Buddhists. Pilgrims from far and near come to these places to obtain spiritual solace and earn the religious merit. I hope जितनी एग्जाम्पल्स है उनसे आपको पता ही चल गया होगा कि कौन से एरियाज़ जो हैं उनको हम लोग कल्चरल सेंटर्स में रखते हैं.
ओके, नेक्स्ट होगा डाइवर्सिफाइड सिटीज़। सिंपल इसका मतलब है कि वो सिटीज़ जिनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो रिलीजियसली भी प्रेवलेंट है या कमर्शियली भी प्रेवलेंट है, या फिर वो हेल्थ वाइज इन द सेंस कि रिक्रिएशनल भी जो है बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, उन कैटेगरीज़ को या उन प्लेसेस को हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। Beside the cities which fit into one or the other of the above mentioned category, there are some towns which fit into none of the category. They may be holy, but holiness is not the fundamental reason for their growth. They may have a university, but this too may be incidental. These are places which may equally, that is, important cultural centers, production centers, and as capitals. Thus, it would be unjustified to put them in one category. Such towns are accordingly referred to as a डाइवर्सिफाइड टाउन्स। कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे एजुकेशन वाइज भी अच्छी होती हैं, वहाँ का मेन फीचर जो है कल्चर भी हो सकता है, प्रोडक्शन भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। सो हम उनको एक कैटेगरी में रख नहीं सकते, इसीलिए हमने एक सेपरेट कैटेगरी बनाई है जिसको डाइवर्सिफाइड सिटीज़ बोल सकते हो या आप डाइवर्सिफाइड सेंटर्स बोल सकते हो या टाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, Varanasi is a holy city of Hindus. It has a famous university also in which students and teachers of all nationalities get together. It is also a commercial center. It is also famous for its gold work on saris. Thus, in Varanasi, we find intellectuals, merchants, mendicants, beggars, and a man may go to Varanasi for business, pleasure, study, or for learning, merit, or reaping spiritual solace. All these things add color and charm to the town. It is a most appropriate example of a diversified town. Okay, last, जिसको आप कंक्लूजन में लिखोगे, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. The process of urbanization is progressing here continuously. Therefore, a detailed description of its many cities would require many volumes. However, broadly speaking, all Indian cities fit into one or the other category listed earlier, जो भी हमने बात करी है. Indeed, the cities of the whole world can be classified in the earlier mentioned categories. अब इंडिया जो है वास्ट कंट्री है, अगर हम एरियाज़ को डिवाइड करें उनके फीचर के अकॉर्डिंगली तो बहुत डिटेल्ड हो जाएगा, बट ब्रॉडली अगर हम बात करें जितने भी सेंटर्स की हमने बात की हुई है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन में प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कैपिटल्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, डाइवर्सिफाइड सिटी, हेल्थ एंड रिक्रिएशनल सेंटर्स. सो ये कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जिनमें हम लोग जो है जितनी भी सिटीज़ को फिट कर सकते हैं. So this was all about classification of urban centers. Thank you.